Hello, good morning, my dear students. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ, ठीक और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 से ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पढ़ाई को पिछले सत्र ऑनलाइन माध्यम से कंटिन्यू रखे थे, ठीक उसी प्रकार इस सत्र भी हम लोग अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन माध्यम से ही कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट ना हो जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि परिस्थितियाँ जल्द ही सामान्य हो और हम सब ऑफलाइन क्लास में मिल सकें। साथ ही यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी एवं आपके सभी परिवारजनों को ईश्वर स्वस्थ, ठीक एवं सुरक्षित रखें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं इस क्लास में आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो ये है हम लोगों का सिलेबस, अर्थात क्लास 9th का सिलेबस है। तो ये क्लास 9th का मैथ्स है। तो देखते हैं, जैसे ये इकाई फर्स्ट है, तो इकाई फर्स्ट में है गणित का इतिहास। और आगे है तो गणित के इतिहास में है अध्याय 1 गणित के इतिहास। इकाई 2 है बीजगणित, जिसमें है वास्तविक संख्याएं, घातांक, बहुपद, एक चर का रैखिक समीकरण, संख्याओं में भी है खेल। तो ये है इकाई 2। आगे है इकाई 3 यानी कि इकाई 3। इकाई 3 है वाणिज्य गणित में राशियों की तुलना। और इकाई 4 है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात और सौर समीकरण। अध्याय 5 है ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंतर्गत है सरल रेखाओं और कोण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति, ज्यामितीय रचनाएं। आगे है इकाई 6 यानी कि इकाई 6 क्षेत्रमिति, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का त्रिज्य, खंड और चाप की लंबाई और घन और घनाभ। आगे है इकाई 7 सांख्यिकी, आंकड़ा, प्रबंधन एवं विश्लेषण। तो ये है सिलेबस यानी कि विषय वस्तु या विषय सूची। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो ये है इकाई 1 गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए देखते हैं। तो गणित का आरंभ कहाँ और किस रूप में हुआ, यह ठीक बता पाना कठिन है। जिन्हें हम सबसे पुराना लिखित दस्तावेज मानते हैं, इनसे भी बहुत पहले के कुछ ऐसे चित्र या संकेत मिलते हैं जो मूल गणित के कुछ ज्ञान की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म विज्ञान ने दक्षिण अफ्रीका की कुछ गुफाओं में ओकेरे चट्टानों की खोज की, जिसमें खुरच कर बनाए गए ज्यामिति पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। कांगो में नील नदी के पास मिली इसांगो अस्थि के बारे में धारणा है कि यह अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला का सबसे पुराना ज्ञात प्रदर्शन है। यह मान्यता है कि यह 20,000 वर्ष पुराना हो सकता है। लगभग 5,000 ईसा पूर्व पहले इजिप्ट के लोगों ने ज्यामितिक स्थानीय आकृतियों का प्रदर्शन किया। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात गणित 3,000 से 2,600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन गणित 3,000 से 2,600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर भारत की सिंधु घाटी सभ्यता ने समान वजन और माप की प्रणाली का विकास किया।
एक आश्चर्यजनक रूप में उन्नत ईंट तकनीक जिसमें अनुपात का प्रयोग किया गया, यह प्रमाण मिलता है। यहाँ समकोण पर बनाई गई गलियाँ कई ज्यामितीय आकारों जैसे घनाभ, शंकु, बेलन, वृत्त, त्रिभुज का मिलना यह संकेत देता है कि उस समय के लोगों का गणित बहुत विकसित था। आगे है चीनी गणित का सबसे पुराना उदाहरण सांग राजवंश से मिलता है, जिसमें कछुए के कवच पर खरोंच कर बनाए गए अंक शामिल हैं। लिखित गणित का प्रमाण सुमेरियन सभ्यता से भी मिलता है, जिन्हें मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी सभ्यता का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि 2500 से 3000 ईसा पूर्व में मापन विज्ञान की एक जटिल प्रणाली विकसित किया गया। प्राचीन सभ्यताओं में इजिप्ट, ग्रीक, बेबीलोन और अरब के लोगों ने भी गणित के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईसा के बाद के काल में भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गणित का निरंतर विकास होता रहा। क्रमशः यह ज्ञान एक दूसरे तक पहुँच कर और भी समृद्ध हुआ। गणित के विकास की यह कथा आप अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। इनका अध्ययन आपको एक अलग आनंददायक अनुभूति दे सकता है। 9वीं कक्षा में हम भारतीय गणित के विकास का एक अंश सम्मिलित कर रहे हैं। आशा है कि आपको प्रेरित करेगा कि आप दुनिया में गणित की विकास यात्रा को देखना व समझना चाहें। तो ये था गणित के इतिहास। तो आगे देखते हैं हम। तो आगे है गणित के इतिहास, ये अध्याय 1 है। तो आइए देखते हैं गणित के इतिहास। गणित विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। तो गणित क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी का मेरुदंड है। अतः वेदांग ज्योतिष ने ऋषि लगध ने लिखा है, यथा शिखा मयूराण्यम नागानम मणयो यथा तद्वद वेदशास्त्राणाम गणितम मूर्धनिस्थतम। अर्थात सभी वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित उसी प्रकार सुशोभित है जैसे मोर के सिर पर शिखा तथा सर्प के फन पर मणि सुशोभित होता है। अर्थात क्या कहा गया है यहाँ? अर्थात सभी वेदांग शास्त्रों के शीर्ष पर गणित ठीक उसी प्रकार सुशोभित है जैसे मोर के शीर्ष पर शिखा तथा सर्प के फन पर मणि सुशोभित होता है। गणित के इतिहास पर दृष्टि डालने पर हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही भारत में गणित की विभिन्न शाखाओं पर कार्य किया गया है। कुछ की संक्षिप्त चर्चा यहाँ करेंगे। तो भारत जो है गणित के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है एवं विश्व प्रसिद्ध है। तो कुछ यहाँ पर शाखाएं दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। अंक गणित। तो अंक गणित गणित की प्रमुख शाखा है। दैनिक व्यवहार में इसका सर्वाधिक उपयोग है। अंक गणित का आधार अंक प्रणाली है जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो अंक गणित क्या है? अंक गणित गणित की प्रमुख शाखा है। दैनिक जीवन यानी कि अंक गणित को गणित का प्रमुख शाखा माना गया है। दैनिक व्यवहार में हम इसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं। अंक गणित का आधार अंक प्रणाली है जिसमें शून्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे दैनिक जीवन में हम लोग रुपये पैसों का गिनना, वस्तुओं का गिनना, इन सभी में क्या करते हैं? अंक गणित का ही उपयोग करते हैं। आगे है शून्य का आविष्कार। शून्य की संकल्पना वेदों में निहित है। ऊ ख ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 40
मंत्र 17 ऋचा में खा शब्द का प्रयोग हुआ है। खा शब्द का तात्पर्य आकाश या शून्य से भी होता है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। खा शब्द का तात्पर्य आकाश या शून्य से भी होता है। ज्योतिषादि ग्रंथों में खा को शून्य के रूप में प्रयुक्त किया गया है। लीलावती में भास्कराचार्य ने शून्य, परिक्रमाष्टक में शून्य के लिए खा का प्रयोग किया गया है। तो लीलावती में किसने? भास्कराचार्य ने शून्य, परिक्रमाष्टक में शून्य के लिए खा का प्रयोग किया है। तो आगे है योगे खंक्षेपसम वर्गादौखम खाभाजितो राशि खरः स्यात् खगुड़ः खगुड़ निश्चयश्च शेष विधो। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल उस संख्या के तुल्य ही होता है। शून्य के वर्गादि शून्य ही होते हैं। किसी राशि को शून्य से भाग देने से उस राशि की संख्या खहर, जिसका हर खा होती है। शून्य में किसी राशि को गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल क्या होता है? वही प्राप्त होता है जिसमें जोड़ते हैं वही। फिर शून्य के वर्गादि शून्य ही होते हैं, यानी कि शून्य का वर्ग करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। किसी राशि को शून्य से भाग देने पर उस राशि की संख्या खहर अर्थात जिसका हर खा होती है। शून्य से किसी राशि को गुणा करने पर शून्य ही होता है। तो आगे है संकेत श्लोक सूक्त संदर्भ में दिए गए हैं, जिसका सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जाना वांछित नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आए। आगे है शून्य की संकल्पना का श्रेय संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि 500 ईसा पूर्व तथा पिंगल 200 ईसा पूर्व को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृहस्मद ने किया था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृहस्मद ने किया था। इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है, तो ये याद रखेंगे ये पॉइंट। शून्य के लिए एक निश्चित चिन्ह करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बक्साली पांडुलिपि 300 से 400 ईसा पूर्व में पाया जाता है। प्राचीन भारत की अंकीय पद्धति में शून्य तथा इसके चिन्ह का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जी.बी. हालस्टेट ने कहा है, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई है। तो ये याद रखेंगे। तो आगे है अंक पद्धति। विश्व के विभिन्न देशों में प्राचीन काल से ही संख्या लेखन की अलग अलग पद्धतियां प्रचलित रही है। देवनागरी, रोमन तथा हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली का अध्ययन हमने पूर्व कक्षा में किया है। अब हम आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे। गिन्सबर्ग कहते हैं, यानी कि प्रोफेसर गिन्सबर्ग कहते हैं, लगभग 770 ईसा में उज्जैन में एक हिंदू विद्वान कंक को बगदाद के प्रसिद्ध दरबार में अब्बासीद खलीफा अल मंसूर ने आमंत्रित किया। इस प्रकार हिंदू अंकन पद्धति अरब पहुंची। कंक ने हिंदू ज्योतिष विज्ञान तथा गणित अरब के विद्वानों को पढ़ाया। कंक की सहायता से उन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सिद्धांत का अरबी अनुवाद किया। फ्रांसीसी विद्वान यानी कि ब्रह्मगुप्त ने किसका रचना किया है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, किसका अरबी अनुवाद किया। फ्रांसीसी विद्वान M.F. नाउ की खोज यह प्रमाणित करती है कि सीरिया
में मध्य 7वीं सदी में हिंदू अंक अच्छी तरह ज्ञात थे तथा उनकी सराहना की जाती थी। बीबी दत्त कहते हैं, यानी कि अब बीबी दत्त कहते हैं, अरब से मिस्र तथा उत्तरी अरब होते हुए भारतीय अंक प्रणाली 11वीं सदी तक पूर्ण रूप से यूरोप पहुंच गई। यूरोप वासियों ने अपने अरबी अंक कहा क्योंकि वे उन्हें अरब से मिले, किंतु स्वयं अरब ने एक मत से हिंदू अंक अल अरकान अल हिंदू कहा। इन 10 अंकों को अरबवासी हिंदासा कहते हैं। तो ये था अंक पद्धति के बारे में। आगे है स्थानीय मान। किसी भी संख्या को शून्य सहित 10 अंकों में व्यक्त करना और प्रत्येक को एक निरपेक्ष मान और एक स्थानीय मान देने के कारण अंक पद्धति वैज्ञानिक अंक पद्धति है। स्थानीय मान आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषता है। फ्रांस के महान गणितज्ञ पियरे लाप्लास ने लिखा है, भारत ने ही हमें प्रत्येक संख्या को 10 अंकों द्वारा व्यक्त करने की अत्यंत उत्तम प्रणाली दी है। दशमलव पद्धति का आधार 10 है, इसी कारण इसे दशमिक या दशमलव प्रणाली कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे है भारतीय अंकों का इतिहास एवं बड़ी संख्याएं। भारतीय अंकों का विकास का क्रम। तो ये भारतीय अंक का विकास का क्रम है खरोस्थी प्रणाली, ब्राह्मी प्रणाली, ग्वालियर प्रणाली और देवनागरी प्रणाली। तो आइए देखते हैं। और है आधुनिक प्रणाली। तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात 2री शताब्दी तक के अभिलेखों में खरोष्ठी अंक पाए जाते हैं। ब्राह्मी अंकों में 10 के अतिरिक्त 100 तक इसके गुण तथा 900 तक 100 के गुणक पाए गए हैं। तो आगे है यजुर्वेद संहिता, रामायण तथा उसके बाद धार्मिक ग्रंथों में 1 से लेकर 10⁻53 तक की संख्याओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यह है न्यूनतम अर्थात 10⁻11, उत्संग अर्थात 10⁻21, हेतु हीलियम अर्थात 10⁻31, नित्र वाद्यम अर्थात 10⁻41 और तत्लक्षणम अर्थात 10⁻53। तो फिर से देखते हैं। न्यूनतम अर्थात 10⁻11, उत्संग अर्थात 10⁻21, हेतु हीलियम अर्थात 10⁻31 और नित्र वाद्यम अर्थात 10⁻41, तत्लक्षण अर्थात 10⁻53। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो आगे है कूटांक परिचय। तो आइए देखते हैं। किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कूटांक परिचय कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, कूटांक परिचय किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कूटांक कहते हैं। प्राचीन गणितज्ञों ने इस संकल्पना का प्रयोग संख्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए किया था। प्राचीन काल में कूटांक पद्धतियाँ प्रचलित थी जिनका प्रयोग ज्योतिषीय ग्रंथ में किया गया है। तो कूटांक परिचय में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्णांक प्रणाली, शब्दांक प्रणाली और व्यंजनांक प्रणाली। तो ये है। तो आगे है बीजगणित। तो बीजगणित तथा अंकगणित में संरचना और सिद्धांत के विचार से अनेक मान्यताएं हैं। तो आइए देखते हैं। तो इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अंकगणित में व्यक्त राशि की बात की जाती है और जबकि बीजगणित में अव्यक्त अर्थात अज्ञात राशि की बात की जाती है। तो बीजगणित और अंकगणित में मुख्य अंतर क्या है? अंकगणित में व्यक्तव अर्थात ज्ञात राशि की बात की जाती है, अर्थात अंकगणित में जो है
व्यक्त अर्थात ज्ञात राशि की बात की जाती है, जबकि बीजगणित में अव्यक्त अर्थात अज्ञात राशि की बात की जाती है। तो ये याद रखेंगे। अव्यक्त राशि से तात्पर्य उस राशि से है जिनका मान प्रारंभ में ज्ञात ना हो, जिसे बीजगणित राशि भी कहते हैं। इसलिए अव्यक्त गणित को बीजगणित कहते हैं। तो आगे है, बीजगणित का उपयोग सरल सूत्रों के काल से ही प्रारंभ हुआ प्रतीत होता है। विभिन्न प्रकार की यज्ञवेदियों के निर्माण में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई जिसके लिए रैखिक और अपरिमित समीकरणों का समाधान ढूंढना पड़ा। आर्यभट्ट के अंक गणित के साथ साथ बीजगणित में भी उल्लेखनीय योगदान है। बीजगणित ब्रह्मगुप्त के काल से ही गणित की एक अलग शाखा के रूप में विकसित हुआ। इसे कुटक गणित या अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। तो गणितज्ञ पृथुदक स्वामी 860 ईसा पूर्व ने इसका नाम बीजगणित रखा। तो ये था बीजगणित के बारे में। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।